नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं कि जब उत्तरी भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है और मोहम्मद गौरी भारतीय प्रदेशों में प्रवेश कर जाते हैं भारतीय शासकों को पराजित करके। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी विजयी होते हैं तराइन के युद्ध में, जब मोहम्मद गौरी विजयी होते हैं और वो अपने प्रदेश वापस चले जाते हैं, वहाँ मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी के साथ अनेकों दास आते हैं और वो मोहम्मद गौरी का सहयोग करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में। और उन्हीं में से जब मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश गद्दी लौट जाते हैं और उनके मोहम्मद गौरी के अनेकों दास जब भारत में रह जाते हैं और वो दास भारत में रहकर ही शासन करते हैं। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु की सूचना उनके दासों को मिलती है तो उन्हीं के दासों में से कुछ तुर्क अमीर दासों ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु की सूचना के तुरंत बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी में बैठा देते हैं। लेकिन इससे भी थोड़ा हम आपको पीछे लेकर चलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक निसारपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी द्वारा एक निसारपुर के बाजार से एक व्यापारी द्वारा खरीदा जाता है, जहां ये कूफी ऐबक को अपने पुत्रों के समान अपने पुत्रों के भांति इसका लालन पालन करते हैं, इसका पोषण करते हैं। और काजी अपने गुलामों को सुरक्षित करने के लिए कला, साहित्य, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और सैनिक की शिक्षा देते हैं धीरे धीरे। से ये होता है कि उस समय में जो काजी हुआ करते थे या जो व्यापारी हुआ करते थे वो अपने गुलामों को अनेक प्रकार से शिक्षा से सुरक्षित करते थे, क्योंकि ये जो उस समय जो एक मध्य एशिया में छोटा सा एक निसारपुर का जो व्यापार बाजार था, वहाँ पे गुलामों का व्यापार होता था और वहाँ से अनेकों गुलाम खरीदे जाते थे, उनका व्यापार होता था और उन गुलामों को अच्छी शिक्षा, साहित्य, कला की शिक्षा देके उन्हें सुरक्षित किया जाता था। उन्हीं में से कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने साहित्य, कला, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और सैनिक की शिक्षा प्राप्त की। जब इन्हें काजी द्वारा खरीदा जाता है और फिर इन्हें एक और व्यापारी द्वारा खरीदा जाता है, तो ये अब्दुल अजीज कूफी द्वारा बेच के दूसरे गुलामों द्वारा खरीदे जाते हैं। तो जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो ये मोहम्मद गौरी इन्हें खरीद लेते हैं और अपने राज्य में रख लेते हैं। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो उस युद्ध में गौरी का सहयोग कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी किया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध को जीतने के बाद अपने प्रदेश गद्दी लौट जाते हैं तो ये शासक दिल्ली में ही रह जाते हैं और दिल्ली से ही व्यापार शासन करते हैं। अब हम आपको ऐबक के बारे में बताते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ये तुर्किस्तान का निवासी था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का निवासी था और इसके माता पिता तुर्क थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी शासनकाल में या उनके द्वारा दी गई उपाधियों में लाखों का दान करने अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। और पील बख्श, लाखों हाथियों को दान देने के कारण इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता है। और द्वितीय उपाधि है कुरान खां की। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने काजियों द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान को अति संगीत लय में इतनी अच्छी तरह याद कर लिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को भी संगीत में एक अत्यंत लहर वाली स्थिति में पढ़ता था कुरान को। और
कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आया था, उस समय मोहम्मद गौरी गजनी में ही रहकर अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। जितने भी भारतीय प्रदेशों को मोहम्मद गौरी ने जीता था और उन्हीं में से एक प्रदेश था लाहौर को मोहम्मद गौरी ने जीता था और वहीं से अपनी उसे राजधानी बनाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी उसे अपनी राजधानी माना और वहीं से शासन का संचालन करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया और वहीं से उत्तरी भारत के प्रदेशों का संचालन करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 को हुआ था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु की सूचना उनके गुलामों को मिलती है तो उन्हीं गुलामों से एक गुलाम 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, लेकिन वह सुल्तान की पदवी न लेकर मलिक और सिपह सलार नाम की उपाधियों से ही अपने का शासन संचालन करता था। गुलामों को फारसी भाषा में बदंगा कहा जाता है। जो शासक हुआ करते थे अपने गुलामों को खरीदते थे और उन्हें अनेकों प्रकार की शिक्षाओं से सुरक्षित करते थे, तो गुलामों को फारसी भाषा में बदंगा कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली से शासन कर रहे थे तो वो अपने आप को मलिक और सिपह सालार नाम की उपाधियों से ही शासन संचालन करते थे। जब दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अपने आप को सुल्तान न कह के मलिक और सिपह सालार जैसी उपाधियां धारण की है, क्योंकि वो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से 1208 में मुक्ति मिली। ये गजनी के महमूद द्वारा नियुक्ति पत्र मिला और इन्होंने 1208 में दासता से मुक्ति पाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को हसन निजामी और फखरुद्दीन मुदब्बिर को संरक्षण प्राप्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में जो सूफी संत हुए हैं उनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्होंने इन्हीं के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया और एक कथा प्रचलित है, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण कराया, वहाँ पर जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिस समय उन्हें पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके जो उनका जो किला था राय पिथौरागढ़ उसे नष्ट करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहीं पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया और साथ ही 27 जैन मंदिरों को नष्ट करके उन्होंने अपने कुतुब मीनार का जो क्षेत्र था वहाँ उसका विस्तार किया। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो मुस्लिम आक्रमण आते थे वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करके उन पे अपनी इमारतें खड़ी करते थे। ये सिर्फ इस्लाम का प्रसार करना जानते थे और धन को लूटना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो विजय प्राप्त की हैं उनमें सबसे आता है 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गौरी के साथ था और युद्ध में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने सहयोग किया। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। 1197 का गुजरात युद्ध, इस समय गुजरात पर 1197 में गुजरात के शासक या गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा को नष्ट करके उस पर अपना अधिकार कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक और गुजरात की जो राजधानी थी अनिलवाड़ा को नष्ट करके उस पर अपना अधिकार कर लेता है 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक। 1202 में बुंदेलखंड के शासक परमानंद की राजधानी को लूटपाट करके और उसे अपने अधिकार में ले लेता है। इसके साथ ही
कुतुबुद्दीन ऐबक कालिंजर, महोबा और खुजराहो पर भी अपना अधिकार कर लेता है। जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मोहम्मद गौरी के साथ दो सेनापति आए थे या दो गुलाम दास आए थे, जिनमें एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार काकी खिलजी। बख्तियार काकी खिलजी ने ही मोहम्मद गौरी के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और वहां से जो प्राप्त बौद्ध ग्रंथ या शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी थी उसको आग लगा दी और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अब हम आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की जो साहित्य स्थापत्य कला है उसके बारे में बताते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और अजमेर में अपने स्थापत्य कला की जो निर्माण कराया है उसमें आता है दिल्ली की कुब्बल इस्लाम मस्जिद। यह एक इस्लामी संस्कृति में निर्मित एक मस्जिद थी। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और दूसरा है अजमेर में आए दिन का झोपड़ा, यह एक मस्जिद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुतुबी तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो ऐबक है उसका अर्थ होता है यह एक चंद्रमा का देवता होता है। ये एक उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमा के देवता की। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में घोड़े से गिरने के कारण हो जाती है। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में एक चौगान नाम का एक खेल खेल रहे होते हैं जिसमें वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।